नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे मीडिया का स्थान पूरी दुनिया में 151वें नंबर पर है। 151वें नंबर का मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे भी नहीं, चौथे भी नहीं, 51वें भी नहीं, 100 पर भी नहीं, 150 के ऊपर किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा कर दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है केंद्र पर, और केंद्र के इस घोषणा करते ही कांग्रेस, यहां तक कि पूरी कांग्रेस में जोश है और सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो केंद्र सरकार की तरफ से आज 16वीं जनगणना की गजट अधिसूचना जारी कर दी गई। इसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस मीडिया प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद बहुप्रचारित 16वीं जनगणना की अधिसूचना आखिरकार जारी हो गई, लेकिन ये एकदम खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है, क्योंकि इसमें 30 अप्रैल 2025 को पहले से घोषित बातों को ही दोहराया गया है। असलियत यह है कि कांग्रेस की लगातार मांग और दबाव के चलते ही प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना की मांग के आगे झुकना पड़ा। असलियत यह है कि कांग्रेस की लगातार मांग और दबाव के चलते ही यह झुकना पड़ा और अधिघोषणा जारी करनी पड़ी। इसी मांग को लेकर उन्होंने कांग्रेस नेताओं को अर्बन नक्सल तक कह दिया था। संसद हो या सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना के विचार को सिरे से खारिज कर दिया था, और अब से ठीक 47 दिन पहले सरकार ने खुद इसकी घोषणा की। हालांकि आज का राजपत्र अधिसूचना में जातिगत गणना का कोई उल्लेख नहीं है। तो क्या यह फिर यही या वही यू टर्न है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कुख्यात हो चुके हैं, या फिर आगे इसके विवरण सामने आएंगे? कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि 16वीं जनगणना में तेलंगाना मॉडल अपनाया जाए, यानी सिर्फ जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि जातिवार, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी जुटाई जानी चाहिए। तेलंगाना की जातिगत सर्वेक्षण में 56 सवाल पूछे गए थे। अब सवाल यह है कि 56 इंच की छाती का दावा करने वाले नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति में क्या इतनी समझ और साहस है कि वह 16वीं जनगणना में भी 56 सवाल पूछने की हिम्मत दिखा सके? इजराइल और ईरान के बीच 13 जून से लगातार चौथे दिन संघर्ष जारी है। इजराइल ने सोमवार को दावा किया कि उसने ईरान की एयर स्पेस को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पश्चिम ईरान से लेकर राजधानी तेहरान तक आसमान पर अब इजरायली एयरफोर्स का कंट्रोल है। आईडीएफ के अनुसार इजराइल ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट से ईरान पर हवाई हमले किए और 120 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट कर दिए। यह ईरान के पास मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स का 1/3 है। इजराइल ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया था। इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 14 जून को इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। वहीं ईरान के हमले में आज 8 इजरायली की मौत हो गई। ईरान में अब तक 224 लोग इजरायली हमलों में मारे गए हैं, जबकि 1277 से ज्यादा घायल है। अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सोमवार सुबह ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसमें से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। पिछले 4 दिनों के दौरान इजराइल में ईरान का यह सबसे बड़ा हमला है। ईरानी हमलों से इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए, जबकि 600 से ज्यादा घायल है। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट सोमवार को वापस लौट गई। इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई। ये उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की थी। वहीं रविवार रात को भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीमलाइनर प्लेन भी बीच रास्ते से लौट गए थे। इनमें से एक फ्लाइट लंदन में चेन्नई और दूसरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। दोनों की आज लैंडिंग होनी थी। ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर को तकनीकी खराबी के चलते लौटना पड़ा। लुफ्थांसा एयरलाइंस के बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके चलते प्लेन की लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और लौटना पड़ा। अहमदाबाद में 12 जून बोइंग 787
8 ड्रीमलाइनर विमान 2 मिनट में क्रैश हो गया था। उसके बाद किसी रेजिडेंशियल इलाके में वह गिरा, वहां से कहीं कोई खबर नहीं। जबकि कर्नाटक में आईपीएल के दौरान जब वहां भगदड़ में लोग मरे तो पूरी मीडिया पर यह खबर थी कि किसके कितना नुकसान हुआ है, किसके क्या खत्म हुआ है। लेकिन इतने के बाद भी कहीं कोई मीडिया पर कोई चर्चा नहीं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विदेशी दौरे पर है। ऑस्ट्रेलिया में कथा के दौरान उनके पहने चश्मे और जैकेट को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब उन्होंने इस ट्रोलिंग का जवाब दिया है। जी हां, ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि महंगे चश्मे हैं, महंगी जैकेट है। शास्त्री ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि जिसे परेशानी है वो सुन ले, ये जैकेट हमारी नहीं है, शिष्यों ने दी है। और हाँ, अगर इतनी ही जलन है तो कल 1,20,000 की जैकेट पहनूंगा। तुम वीडियो बनाना और वायरल करना, हम नहीं सुधरेंगे। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार पर एक सिख व्यक्ति की पगड़ी पर चप्पल फेंकने के आरोप लगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। धामी ने कहा कि पगड़ी सिख धर्म का अभिन्न अंग और सिख अस्मिता का प्रतीक है। इसका अपमान पूरे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का कर्तव्य है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करे। एसजीपीसी अध्यक्ष ने सिख समुदाय के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सिखों ने देश की आजादी और अखंडता के लिए बलिदान दिया है। भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं में लंगर और अन्य सेवाओं के जरिए मानवता की सेवा की है। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी घृणित हरकत दुखद है। उन्होंने सरकार से मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं से न केवल सिख समुदाय की भावनाएं आहत होती है, बल्कि समाज में विश्वास और सद्भाव भी कमजोर होता है। कनाडा के केनानाइस्किस में आज 2 दिन का G7 समिट शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को कुछ ही देर में कनाडा पहुंचे होंगे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ही खालिस्तानी संगठनों का समर्थन करने वालों ने भव्य रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के G7 समिट में शामिल किए जाने का जमकर विरोध किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को जेल नुमा चीज में बंद कर रोड पर भी लगाया गया था। साथ ही पीएम मोदी के पुतले को हथकड़ियां भी पहनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ऐसे प्रदर्शन होने पर उनकी सुरक्षा को लेकर भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर है। जानकारी के अनुसार कनाडा के कैलगरी प्रांत में खालिस्तान अलगाववादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ ये रोड शो निकाला। कनाडाई मीडिया आउटलेट से बात करते हुए कैलगरी में गुरुद्वारा दशमेश से निकले इस काफिले का नेतृत्व खालिस्तान समर्थक मनजिंदर सिंह कर रहे थे। खालिस्तानी अलगाववादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पीएम मोदी कनाडा के दुश्मन है। खालिस्तानियों ने कहा कि हम यहाँ पर पीएम मोदी की राजनीति को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम कनाडा को सुरक्षा बनाना चाहते हैं। साथ ही खालिस्तानियों ने भारतीय हिंदुओं को भी गलत शब्दावली बोली। खालिस्तानी अलगाववादियों ने गीदड़ भभकी दी कि वह उतनी देर तक यह प्रदर्शन करेंगे जितनी देर तक कनाडा में पीएम मोदी रहेंगे। इस दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। गृह मंत्रालय ने सोमवार को यानी आज जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर साल 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसको टाल दिया गया था। साइप्रस ने आज पीएम नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से नवाजा। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मान दिया। मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे। मोदी ने कहा कि मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।